आपके पास है, ये किस लिए आप मीडिया के सामने रख रहे हैं? देखिए उपल जी, सबसे पहले मीडिया पत्रकारों का, मीडिया बंधुओं का आभार। हमने एक अच्छी सोच के साथ एक करनाल के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी कि हम जो है यहाँ पे एक मेडिकल हब बनाएंगे और एक अच्छा बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं हम जो है इस ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि आसपास हमारे अस्पताल के 70 गांव लगते हैं। हमारा एक अस्पताल हमने खोला आरपी वेल्टार जिसका नाम है, जो कि ग्राम बस्ताड़ा टॉल बैरियर के बिल्कुल नज़दीक है। वहाँ पर हमने एक अस्पताल 2024 जनवरी 2018 में शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने एक एग्रीमेंट किया था भरत सिंघल और डॉक्टर राजीव सिंघल से, जिसके अंदर हमें बताया गया था कि आप लोग इस अस्पताल में पैसा लगाएं, जो भी आप पैसा लगाएंगे वो 3 साल के बाद आपका पैसा आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल फेवरेबल टर्म्स के हिसाब से एक एग्रीमेंट हुआ था। और एग्रीमेंट के हिसाब से इसका पॉइंट था कि आप जितना भी पैसा लगाएंगे वो 3 साल के बाद वो पैसा भी हम आपको लौटा देंगे। क्योंकि आरपी एजुकेशन ट्रस्ट, जिनका एक अच्छा मेडिकल एक कॉलेज भी चल रहा है जिसमें मेडिकल की सुविधाएं, फार्मेसी और कई कोर्सेज और आरपी बासमती राइस, कई इन प्रकार की इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हमने इनके ऊपर विश्वास किया और विश्वास करके हम इनके ट्रैप के अंदर जो आ गए। हमने जो है इनके साथ एक एग्रीमेंट किया। 2 साल तक हम इसके अंदर पैसा लगाते रहे, लगभग कई करोड़ों रुपए लग जाने के बाद फिर एग्रीमेंट को रिन्यू भी कराया। हमें उम्मीद थी कि अब सारे पैनल्स, इंश्योरेंस आ गया है। हमारे साथ डॉक्टर आर आई सिंह और बेहतरीन डॉक्टर इस एरिया के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हमें ये था कि ये अस्पताल अच्छा चलेगा और हम इस एरिया के अंदर लोगों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं दे पाएंगे। दोबारा से ये एग्रीमेंट रिन्यू हुआ 24 जनवरी 2018 वाला, फिर से रिन्यू हो गया 5 साल के लिए। उसके अंदर भी यही सभी शर्तें थी। जब ये कोविड का टाइम आया, जब कोविड का अभी कुछ समय पहले कोविड आया हमारे क्षेत्र में, तो उस समय अस्पताल जैसे ही प्रॉफिट में आया, तब जो आरपी एजुकेशन ट्रस्ट वाले लोग हैं, इन लोगों की मन में कहीं ना कहीं खोट आ गया। इनको लगा कि क्यों ना अब ये अस्पताल मानिक सिंह बेदी से और गुरमीत सिंह से वापस ले लिया जाए। इन्होंने उस समय पे कुछ ओछी हरकतें करनी शुरू कर दी। इन्होंने कुछ गुंडा तत्व के लोग, कुछ बदमाशों को हमारे अस्पताल में भेजा। कुदरती मैं उस दिन अवेलेबल नहीं था, मेरे पार्टनर मानिक सिंह बेदी उस समय अस्पताल में थे। कब की बात है जी? ये बात है जी अपना 6 जून की, 5 जून का, ये 5 जून का मैटर है बकायदा। इसको जो है 5 जून अभी का है जी, ये 2021। ये बकायदा पानीपत सवेरा ने, दैनिक सवेरा ने इसको कवर भी किया। ये भरत सिंघल है जो उसकी फोटो है, जिसने इन पे हमला किया था। ये बकायदा जो है वो सुभाष नाम का कोई शख्स है, जिसको हम पहले से कभी नहीं जानते थे, कभी नहीं मिले थे। तो ये लोग जो है अस्पताल में आए, इन्होंने जो है हमारे वहाँ पे रिसेप्शन के ऊपर जो लेडीज स्टाफ है उसके साथ भी बदतमीजी की। बकायदा इसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज हुआ, FIR मधुबन थाने के अंदर इसके अंदर दर्ज हुई। तो और पहले भी लिटिगेशन चल रही थी? आप नहीं, कोई लिटिगेशन नहीं थी। सिर्फ इनका ये था कि ये अस्पताल, इनके मन में ये था कि किसी तरीके ये लोग जो हैं अस्पताल को खाली कर दें और ये लोग यहाँ से चले जाएं, और जो इन्होंने पूंजी अपनी लगाई है, हार्ड एंड अर्न मनी, उसको ये यहीं पे छोड़ दें। इसी के चलते इन्होंने बदतमीजी करनी शुरू कर दी हमारे डॉक्टर स्टाफ के साथ, हमारे कर्मचारियों के साथ, हमारे सभी फार्मेसी वाले हमारे मित्र बैठे हैं यहाँ पे, सभी के साथ इन्होंने इस प्रकार से बदतमीजी करनी शुरू कर दी कि ये लोग जो है यहाँ से किसी भी तरीके चले जाएं। इन्होंने उसके बाद इन्होंने क्या करा कि बिल्कुल ओछी हरकतों पे उतर आए। पेशेंट वहाँ पे एडमिट होते थे और इन्होंने बिजली और पानी जो है अस्पताल की काट दी, क्योंकि बिजली जो है कॉलेज से कॉमन मीटर था, कॉमन मीटर के चलते वहाँ से आ रही थी, जिसके चलते जो है बिजली भी इन्होंने काट दी। जब बिजली कट गई तो आप समझ सकते हैं, पेशेंट वेंटिलेटर पे भी हो, पेशेंट ICU में भी हो, पेशेंट OT में भी हो, अगर बिजली चली जाए तो कितना मुश्किल स्थिति अस्पताल के लिए पैदा हो सकती है। जिसके तहत फिर हमें मजबूरी में हमें कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में जब हम गए तो कोर्ट में हमें स्टे ऑर्डर भी मिला। स्टे ऑर्डर के अंदर हमारी ये बिल्कुल क्लियर टर्म्स थी, मैं अभी आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। स्टे ऑर्डर के अंदर बिल्कुल क्लियर टर्म्स थी कि ना तो आप इनकी बिजली काट सकते हैं और ना ही जो है आप इनके साथ किसी प्रकार की इनकी मैनेजमेंट में दखल दे सकते हैं। इन द कोर्ट ऑफ विजय सिंह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज करनाल, इनकी कोर्ट के अंदर जो ये फैसला आया, इसके अंदर क्लियर ये आया कि हमें एंटरिम मेयर मिला, जिसके अंदर जो है ना तो ये किसी प्रकार के मैनेजमेंट के अंदर दखल अंदाजी कर सकते हैं, ना ही ये बिजली काट सकते हैं। जो इन्होंने खाते के अंदर बैंक खाता इन्होंने बंद करवाया था, वो खाता भी ये बंद नहीं कर सकते। डॉक्टरों को ये किसी प्रकार से रोक नहीं सकते। मेडिकल लैब, कैंटीन, फार्मेसी, किसी प्रकार के इक्विपमेंट्स को ये नहीं छेड़ सकते। अस्पताल की बिजली पानी को नहीं काट सकते। और इस प्रकार का ऑर्डर जो है हमें, स्टे ऑर्डर जो है हमें करनाल से एडिशनल सेशन जज ने हमें दिया। इसकी कॉपी मैं आपको मुहैया करवा दूंगा। उसके बाद जो है
कुछ समय पहले इन्होंने क्या करा, ओछी हरकतों के चलते इन्होंने जो है बदमाशी शुरू कर दी, जिसके बाकायदा जो है इसके अंदर ये FIR जो है इसके अंदर दर्ज हुई। FIR मधुबन थाने में दर्ज हुई 323, 34, 354D, 506, 354D इसलिए लगी, इन्होंने हमारी जो महिला कर्मचारी थे उनके साथ भी इन्होंने बदतमीजी की। ये मानिक सिंह, रघुराज सिंह बेदी ने ये कंप्लेंट दी थी, जिसके चलते भी मीडिया के अंदर ये न्यूज़ भी आई। इस मामले में गिरफ्तारी हुई है? इस मामले के अंदर जी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, वो 1-1 महीना जेल में भी रहे थे। 1-1 महीने बाद उनकी जो है भरत सिंघल की गिरफ्तारी के लिए कितने करोड़ का जो है हमारे साथ आरोप लगाया कि 8 करोड़ आप बता रहे हैं, वो मामला कहाँ है? थोड़ा डिटेल। बिल्कुल देखिए जी, 8 करोड़ रुपए हमारे कहाँ पे लगे, सीधा सा हिसाब है जी। एक अस्पताल, 4 साल का बिजली का बिल भी आपने मैं बता देता हूँ क्या है जी। बिजली के बिल की आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा। क्या होता है कि जब हमारा इनके साथ टाई अप हुआ था, अगर आप अस्पताल में गए हो तो उसके ऊपर एक सोलर पैनल लगा हुआ है, जो सोलर पैनल बिजली को बनाता है, तो बिजली के बिल का तो मतलब ही नहीं रह जाता। वो बिजली को पूरे संस्थान को, साथ में RP ट्रस्ट को, साथ में इनकी फार्मेसी कॉलेज को, साथ में जो इनका कॉल सेंटर का काम चलता है वहाँ पे पूरी वो बिजली बनाता है। हमारा शुरू में इनसे ओरल मौखिक एग्रीमेंट ये हुआ था कि आप जितना भी समय यहाँ पे रुकते हैं 2 साल तक का, तो आप बिजली का बिल हम आपका सोलर पैनल से एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद की जो भी कहानी होगी वो हम करेंगे। अगर आप सोलर पैनल पहले से लगा हुआ, सोलर पैनल शुरू से लगा हुआ था, जब इन्होंने एग्रीमेंट किया था तभी। एक चीज है ना, एक चीज तो हमारे पास है ही है, लेट अस सपोज पानी की पाइप हमें दी हुई है तो पानी तो हम लेंगे ही ना, सोलर का पैनल तो हमारा लगा हुआ है उसके अंदर। आपने जो प्रश्न पूछा सर कि एग्रीमेंट के अंदर, इसका जवाब है जो दूसरा एग्रीमेंट जो रिन्यूअल हुआ है, उसके आखिरी क्लॉज आप देखेंगे तो उसके अंदर जो है एज पर ओरिजिनल एग्रीमेंट डेटेड 24 जनवरी, सेकंड पार्टी द्वितीय पक्ष ये लोग हैं, प्रथम पक्ष हम हैं। हमने अपना सारा हिसाब किताब, अपनी इनकम, अपना नया इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने इक्विपमेंट परचेज, सारे बिल इनको सेकंड पार्टी से शेयर कर दिए हैं और पहली पार्टी ने उसे करेक्ट और जेन्युइन पाया। अगर हमारा कोई भी हिसाब पेंडिंग होता तो रिन्यूअल एग्रीमेंट पे साइन कोई क्यों करता? अगर मेरा कुछ भी चीज़ आपसे पेंडिंग है, लेट अस सपोज मैंने आपकी दुकान किराए पे ली है, 1 महीने के बाद अगर दूसरा महीना आपको मैंने किराया नहीं दिया तो आप मुझे 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक आगे रिन्यूअल में एग्रीमेंट थोड़ी करोगे कि 1 साल का अगर आप मेरा बिजली का बिल बकाया होगा तो। आपका कितने टाइम का एग्रीमेंट हुआ है? हमारा 2025 तक का एग्रीमेंट है जी अभी वैलिड। और जो हमने स्टे लिया है, स्टे के अंदर मैं आपको सारी टर्म्स बता चुका हूँ। अब उसके बाद जो आगे की कहानी की आती है कि अब स्टे होने के बावजूद, स्टे से पहले का मैं आपको वाकया बता देता हूँ। इन्होंने हमें बोला कि भाई हम जो है आपको विलिंग है, हम आपसे सेटलमेंट करना चाहते हैं। हमारे सोल आर्बिट्रेटर साहब थे, पन्नू साहब, उनके माध्यम से इन्होंने हमें बोला कि भाई हम जो है विलिंग है, आप लोग बैठिए। इन्होंने भी कुछ मेल्स हमसे शेयर करी, हमने भी उन्हें कुछ मेल के माध्यम से बोला। लेकिन जब बातचीत आई कि भैया आप हमें कितना अमाउंट देंगे, तो इन्होंने हमें पार्ट पेमेंट के 2 चेक दिए, जिसमें एक अमाउंट था 2 करोड़ रुपए का और एक अमाउंट इनके जीजा जी की फार्मेसी थी, लगभग 97 लाख। कितने में हुए थे जी? सेटलमेंट नहीं था, एक पार्ट पेमेंट इन्होंने हमें 3 करोड़ रुपए की पार्ट पेमेंट का नेक्स्ट आगे लगाने के लिए और नेक्स्ट आगे के लिए इन्होंने हमें कहा था कि अब जो है मैनेजमेंट में हम भी शेयर होल्डर हो जाएंगे, तो आप जो है 3 करोड़ रुपए हमसे ले लीजिए। वी आर मोर देन हैप्पी। हमने एक छोटी सी सेरेमनी करके, खत्म नहीं हो रहा था, नहीं खत्म नहीं हो रहा था, वो एक आगे तक के लिए एक्सटेंड हो रहा था। हमने जो है एक छोटी सी केक कटिंग सेरेमनी करवा करके बकायदा जो है अपने स्टाफ के सामने एक केक कटिंग करवा करके इनको जो है बकायदा वो चेक हमने लिए और उसकी बकायदा जो है फोटोग्राफ्स वगैरह खींची। उसी शाम को आरपी का मतलब 54 वाला मामला वो तो उसके बाद वो उससे पहले, उससे बाद की बात है, उससे बाद की बात है जी। भरत ने खुद आने के लिए मना कर दिया था, उन्होंने अपने फादर को भेजना शुरू कर दिया था। तो एज पर एग्रीमेंट उनके फादर आ नहीं सकते थे, पर उन्होंने मतलब हमारी आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने कह दिया कि मेरी जगह पे मेरे फादर आएंगे, जब इनकी एग्रीमेंट में कहीं नाम लिखा। एक मिनट, मैं इसका जवाब दूंगा। एक ये बात करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट का भी मैं जवाब दे रहा हूँ। वी हैव एवरीथिंग ऑन पेपर। मैं मुंह से बोलूँ उस चीज का तो कोई बात नहीं है ना। मैं अभी आपको बता रहा हूँ जी, स्पेस पोस्ट का नाम आ जाता है जी RP एजुकेशन ट्रस्ट और इनके ट्रस्टीज और इनके डायरेक्टर्स, इनके ऑथराइज सिग्नेटरीज। RP जो है इनके पिताजी का नाम है राजपाल सिंघल, हमें भी बाद में पता चली ये चीज़। राजपाल सिंघल ने आ करके जी हमें ये चेक प्रोवाइड किया, तो चेक देते हुए की बकायदा जो है सेरेमनी हुई, बकायदा ये इसके पिताजी, ये मानिक जी, ये मैं। परंतु उसी शाम थाने में जाकर के, पुलिस स्टेशन में जाकर के ये आरोप ये लगाते हैं जी मैं तो ये हुई नहीं। उसी अगले दिन इन्होंने जब ये चेक हमने लगाया, चेक बाउंस हो गया, तो इन्होंने थाने में जाके एक एप्लीकेशन दीजिए, हमारा तो ये चेक ही नहीं है, ये चेक ही हमने कभी इशू नहीं किया, ये चेक तो हमने 2020 में हमारी तो चेक बुक ही गुम हो गई थी और ये चेक हमारा इस प्रकार से। इन्होंने कुछ कटवाया हुआ उन्होंने? नहीं जी, कोई DDR नहीं कटी थी, कोई कुछ नहीं कटा था। उसके बाद DSP साहब ने जब इसकी जांच करी, पहले तो जांच के लिए इन्होंने काफ़ी जगह इन्होंने कार्रवाई की मांग की, और जब DSP साहब ने इसकी जांच करके हमें दी तो DSP साहब ने कुछ फैक्ट्स इसके अंदर लिखे कि भाई इसके अंदर क्या है ये वाला चेक। इनका तो यही प्ली रही हमेशा शुरू से कि ये चेक भी जो है हमने इनको दिए ही, ताकि जो है ये साइन
भी इनके ये नहीं साइन भी इनके नहीं है, भरा भी इन्होंने नहीं है। मैं आपको डीएसपी साहब की वर्डिंग सुनाना चाहूंगा। कंप्लेनेंट राजपाल सिंघल, चेयरमैन आरपी एजुकेशन ट्रस्ट बस्ताड़ा करनाल, ने एलिगेशन लगाया कि जी 9 अगस्त को ही रिसीव द मैसेज ऑन हिज मोबाइल, जिसमें गुरमीत सिंह नाम का कोई शख्स है जो 2 करोड़ 12 लाख रुपए इस चेक नंबर से, कंप्लेंट में ये था कि उसने कोई ना तो चेक के ऊपर साइन किए, ना ही इस प्रकार का चेक जो गुरमीत सिंह को कोई दिया गया, और उन्होंने ये चेक गुरमीत सिंह एंड अदर्स में हम सब हो सकते हैं, अदर्स में कोई भी हो सकता है, उसने ये चेक जो है चोरी किया एंड नॉट गिवन टू गुरमीत सिंह, ये उसने स्टोल कर लिया, चोरी कर लिया चेक कंप्लेनेंट ऑफिस से या कहीं से, और चीटेड की गई फॉर साइन और फॉर्ज अमाउंट, और उसको एप्रीहेंशन है कि इस प्रकार के और भी चेक चोरी हुए होंगे। ये इनकी कंप्लेंट का वर्जन है, जो उल्टा हमारे इतने करोड़ रुपए लगने के बाद हुआ। कंप्लेंट ये नंबर मानिक सिंह बेदी डायरेक्टर इंक्वायर हुई, और इससे पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था जी, जिसके अंदर 354D 323 506 जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये लॉज हुई थी मधुबन पुलिस स्टेशन में इन लोगों पे, जिसमें हम कंप्लेनेंट थे। उसके बाद जो है जब इंक्वायरी हुई चोरी की, बोथ पार्टी ने ज्वाइन की इंक्वायरी, स्टेटमेंट दोनों पार्टी की हुई, आई विटनेसेस की हुई, रिगार्डिंग स्टेटस हुआ, चेक का हुआ, फ्रॉम बैंक से हुआ, सीसीटीवी की फुटेज ली गई, सर्टेन मोबाइल की पिक्चर ली गई, व्हाट्सएप चैट ली गई, न्यूज़पेपर कटिंग ली गई, और सेशन कोर्ट के ऑर्डर लिए गए। तब क्या चीज़ निकल करके आई? पार्टी 1 है भरत सिंघल, सन ऑफ आरपी सिंघल, सेक्रेटरी राजपाल सिंघल, कंप्लेनेंट ऑफ चेक थेफ्ट। दूसरी पार्टी है गुरमीत सिंह, रघुराज सिंह मानिक जी, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। आफ्टर इंटेरोगेशन एंड स्टेटमेंट फ्रॉम बोथ पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी, ये पता चला जी आरपी एजुकेशन ट्रस्ट और इसके ट्रस्टी, जिसमें भरत सिंघल और ये लोग हैं, जो कि इन्होंने एक सेमी फर्निश्ड हॉस्पिटल हमें दिया था 2018 से। 24 जनवरी 2018 को इनका बाकायदा एग्रीमेंट हुआ था। प्रिंसिपल सिंह पन्नू वाज अपॉइंटेड एज अ सोल आर्बिट्रेटर इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर हमारा आपका कोई मध्य कोई डिस्प्यूट आता है तो एक सोल आर्बिट्रेटर एक नियुक्त किया गया था। सम एक्सपेंडिचर जो हुआ वो पार्टी 2 ने किया, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच प्रॉफिट वाज मेट आउट, जिनका एक एग्रीमेंट हुआ जो कि 28 मई 2021 में दोबारा से रेन्यू हुआ, जो मैं आपको बता चुका हूं एनेक्सर 2। इस एग्रीमेंट के हिसाब से इनको अपना प्रॉफिट 50-50 शेयर करना था, क्लॉज नंबर 8 ऑफ एग्रीमेंट के हिसाब से, जो भी इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा। और जो ये अमाउंट खर्चा कर रहे हैं वो जो खर्चा है, ये जितना भी खर्चा हम कर रहे हैं जी, तो आप हाई कोर्ट का स्टेटस पढ़ने लगे, हाँ आपका ठीक है क्या चाहते हैं सर? मैं आपकी बात का मैं सिर्फ 1 मिनट और लूंगा आपका बहुमूल्य समय में से। जो इन्होंने जो एंड में लिख के दिया कि वेरियस कंप्लेंट बाय पार्टी 1 आर गिवन टू मेक फॉल्स क्रिमिनल केस अगेंस्ट पार्टी नंबर 2, मींस हम हमारे खिलाफ इन्होंने कई कंप्लेंटें दी जो कि झूठी पाई गई। एंड में इन्होंने लिखा जी इनके खिलाफ हम सेक्शन 182 बनती, जो झूठी कंप्लेंट इन्होंने हमारे विरुद्ध दी, और ना तो ये चेक चोरी के सर 182 इन्होंने डीएसपी साहब ने रेकमेंड कर दी एसएचओ पीएस मधुबन को 11/11/2021 में। अब पीएस मधुबन एसएचओ ने बनाई या नहीं बनाई ये अभी हमारी नॉलेज में नहीं है। ये अभिलक जोशी जी आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ नहीं, वो ये लोग आपके खिलाफ दी थी, उन्होंने जी झूठी कंप्लेंट दी थी, तभी तक 182 बनेगी। बिल्कुल इनके ऊपर बनेगी। आपने पता नहीं किया देखिए जी, 182 में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? देखिए जी ऐसा है, इसके लिए हम कई बार मिले एसएचओ साहब से, बीच में तो कई सीएम प्रोग्राम थे वो नहीं मिल पाए। आज हम जाएंगे उनके पास, आज हमारी मीटिंग है। अभिलक जोशी जी ने ये रिपोर्ट दी है डीएसपी सिटी करनाल ने 15 नवंबर 2021 को, जिसमें स्पष्ट लिख दिया कि इस प्रकार का कोई नहीं है। अब बात आती है, उसका खुलासा करेंगे वो बिल्कुल अब उसी पे ही आ रहे हैं। देखिए सफेद पोस्ट का नाम है राजपाल सिंघल, भरत सिंघल और आरपी एजुकेशन ट्रस्ट। अब जब हमने इनके बारे में, हाँ जी, किस पार्टी से संबंध रखते हैं आपने? देखो पॉलिटिशियन तो है नहीं। देखिए पॉलिटिक्स, ये कोई पॉलिटिशियन से रिलेटेड नहीं है, ये तो एक आरपी एजुकेशन ट्रस्ट है जिनका काम, मुख्य काम है धोखाधड़ी करना, जिनका मुख्य काम है। जब हमने इनके बारे में कुछ और पता करा, तब हमें पता चला जी सीबीआई के अंदर इनका ऑलरेडी जो एक मैटर 220 करोड़ रुपए का, जिनके अंदर इनके ऊपर ऑलरेडी मुकदमा जो दर्ज किया हुआ है। मुझे नहीं पता पत्रकार बंधुओं को इस चीज़ की नॉलेज है नहीं है। ये हिंदू पेपर का है और इसकी एफआईआर भी है, जिसमें एसबीआई और ओबीसी के 220 करोड़ रुपए की एजेंसी ने अनुज सिंघल, राजपाल सिंघल, सुमित्रा, भरत सिंघल, नवीन सिंघल, ईश्वर कुमार सिंघला एंड गंगा राम को एक्यूज बनाया एफआईआर में, रजिस्टर्ड ऑन अ कंप्लेंट फ्रॉम एसबीआई करनाल। ये एक इनका ऑलरेडी जो है आरपी बासमती राइस, आरपी राजपाल सिंघल ये इन्हीं की आरपी बासमती राइस है, इन्हीं का आरपी वेल्टार है। ये जी 2020 का मैटर है, लेटेस्ट है।
तो ये अब आप इसमें क्या चाहते हैं? हमने पीछे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिलहाल क्या उसमें कुछ अपडेशन है, क्या चीज़ है? देखिए जी, इनके अंदर बेदी जी के खिलाफ भी फाइनेंशियल फ्रॉड के कोई मामला सोनीपत में दर्ज है, कई मामले मानिक सिंह बेदी के खिलाफ एक भी मामला नहीं, इनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं है। एक सिंगल मामला भी नहीं है नहीं, ऐसा कोई भी मामला मानिक सिंह बेदी के खिलाफ इंडिया में किसी के थ्रू भी नहीं है, किसी के थ्रू कोई भी मामला दर्ज। आपने बताया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फायदा हो, कितने लोगों को फायदा पहुंच रहा था? सर मेरी 2019 में मेरी बेटी हुई थी, तो उसके बाद हमने इवन बाकायदा न्यूज़ के अंदर भी सब चीज़ों में ये भी दिया था कि इस हॉस्पिटल में जब भी कोई लड़की पैदा होगी तो उसके ऊपर कोई डॉक्टरी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये हमने बहुत लोगों को फ़ायदा दिया, वो पूरा रिकॉर्ड आपको स्टाफ से मिल जाएगा। उसके अलावा कई बार हमारे पास ऐसा होता था कि गरीब पेशेंट्स आ जाते थे, वो अगर आप कहोगे तो उनकी भी लिस्ट हम आपको दे सकते हैं, वो सीधा हमसे डायरेक्टर रूप में आके मिलते थे। अगर मान लो उनका 40,000 रुपये बिल है और हमारी कॉस्टिंग जो है वो 30,000 लगी हुई है, तो हम उसको 31,000 रुपये ले लेते हैं, हम उसमें भी पैसे छोड़ देते हैं। कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? सर हमने जो कंप्लेंट की है उसमें भरत सिंघल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मेरे साहब से पॉलिटिशियन कौन है इसमें? आपने देखा ना कि राजनीतिक व्यक्ति है, तो राजनीतिक व्यक्ति कौन है? देखिए जी, सफेद पोस्ट, जो सफेद पोस्ट का नाम लिखा है, सफेद पोस्ट तो कोई भी हो सकता है सर, वो आपकी बिल्कुल बात ठीक है। देखिए अब देखिए सर, ऐसा है, अब बात क्या आती है सर कि जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशन हैं, 220 करोड़ का एक एलिगेशन है, इसके अलावा कितने ही अनाज मंडियों के मैटर इनके ऊपर पेंडिंग है, कितनी एफआईआर इनके ऊपर पेंडिंग है, जिनके भी प्रूफ हम पुख्ता प्रूफ ले करके अपने साथ में आए हैं। उसके बावजूद जो है इनको यूनिवर्सिटी की ग्रांट, यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा एजुकेशन का मंदिर माना जा गया है, एक यूनिवर्सिटी का ग्रांट इनको, बेसिक ग्रांट इनको मिल भी चुका है, इनको एक यूनिवर्सिटी का ग्रांट मिलने जा रहा है। और अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पर देखिए जी, हमारी अपील पत्रकार बंधुओं से, हमारी अपील हमारी गृह मंत्री साहब से, हमारी अपील सीएम साहब से है कि हमें न्याय मिले। और दूसरी बात, जो ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर खुलना चाहती है, जो ये इनकी मंशा है कि हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोल करके यहाँ पे इस प्रकार की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करेंगे, वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को हम रोकना चाहते हैं। हम और 8 करोड़ रुपए का फॉर्जरी का जी। देखिए सर, ऐसा है, जब एक अस्पताल चलता है, डॉक्टर साहब मेरे साथ में बैठे हैं, एक अस्पताल को चलाने के लिए 4-5 डॉक्टर की भी अगर हम एवरेज मानते हैं तो 15 से 20 लाख रुपए महीना सैलरी जाती है। और अगर 4 साल से हम उसको मल्टीप्लाई करते तो आपका एक बेसिक फिगर निकल जाता है। एक साल का लगभग हो गया 2.25 करोड़ का एक अस्पताल को चलाने का खर्चा आता है। जो इनकम आती है वो एक अलग चीज है, वो मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगा। अगर 4 साल गुरमीत जी, आपने जो आपके साथ ये 8 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, आपने किसको कंप्लेंट की है? इन्वेस्टमेंट है सर, वो बताएगा। नहीं सर, ये इन्वेस्टमेंट है, मैं बता रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। मेरी बात सुनो सर, मैंने एक पौधा लगा दिया, अब उसका जब फल आ गया तो पेड़ काट करके कोई ले गया, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट कैसे हो गई? अगर मैं वहां पर सर, मैंने फ्रॉड का आरोप इसलिए लगाया, जब मैंने ये अस्पताल लिया था तब मुझे ये नहीं बताया गया कि इस अस्पताल के ऊपर कोई लोन है। यूको बैंक का कई करोड़ों रुपए का लोन इस अस्पताल के ऊपर है। यूको बैंक वाले इसको सील करने की नियत से घूम रहे हैं। नहीं, कोई मेंशन नहीं, हमें बिना बताए, हमें कुछ भी नहीं बताया गया। अगर हमें पहले बता दिया गया होता जी इस अस्पताल के ऊपर लोन है, तो क्यों डॉक्टर साहब ज्वाइन करते? मेरे डॉक्टर हैं, इनको आज तक भी शायद ना पता हो। हमें बिना बताए कंप्लेंट की, अपनी किसी को कंप्लेंट सर, मैंने इसकी कंप्लेंट सीएम साहब को, मैंने इसकी कंप्लेंट जो है ऑन रिकॉर्ड सीएम साहब को की। मैंने विधायक उनसे भी आपकी बात हुई? बिल्कुल विधायक साहब ने बिल्कुल बोला कि जी इस मामले की हम जांच करवाएंगे, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं। कोई क्राइम को थोड़ी होता है, एसएचओ मधुबन जहाँ भी आपका थाना, वहाँ देते हैं कंप्लेंट। सर, मैंने वहाँ पे भी दी, मैंने एसपी साहब को भी दी, मैंने जो है सर सारी जगह दी। मैंने कंप्लेंट की कॉपी जो आपको दी है, उसमें जो है मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय हरियाणा सरकार को दी है। इसके अंतर्गत जो है, जिसके अंदर हमने इनकी यूनिवर्सिटियों के बारे में, जब हमने इनकी यूनिवर्सिटियों की जांच की तब हमें पता चला, जब हमने आरटीआई लगाई, जब हम घुसे इस क्षेत्र में, तब हमें पता चला इतनी आरटीआई लगाने के बाद जो इनकी स्टाफ की लिस्ट, जो इनकी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट, जो इनके बच्चों की लिस्ट, जो इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट फर्जी लगा रखे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट इनके और इनके एक्चुअल रजिस्टर से बिल्कुल मेल नहीं खाते। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, सबको जाली सूचियां दे करके, जाली दस्तावेज दे करके ग्रांट हासिल की है। सर, क्या करोगे? आपको न्याय नहीं मिल रहा तो क्या करोगे आप? मैं पत्रकार बंधुओं से अपील करूंगा, और मैं अपील करूंगा अपने देश के बाकी युवाओं से जिनके साथ इस प्रकार की फॉर्जरी हुई है। मुझे न्याय नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन बाकी लोगों के साथ इस प्रकार की चीटिंग नहीं होगी। आपका एक मामला कोर्ट में भी था, पीछे आपकी डेट लगी थी जिस दिन में आया था, वो अब उसमें हमने उसके अंदर जो है स्टे की, हमने उसके अंदर कॉन्टेम्प्ट का डाला था। हमारे पास कोर्ट के स्टे ऑर्डर हैं कि आप इस प्रकार से बिजली पानी नहीं रोक सकते, हमारे डॉक्टर से बदतमीजी नहीं कर सकते, हमारे फार्मेसी वाले, हमारे लैब वाले
अभी उनके साथ बंद है अभी हॉस्पिटल वहाँ पे चार बदमाश बैठेंगे, फार्मेसी वाले बताएंगे अभी वहीं से आए हैं। सर आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है? क्योंकि मुझे आप न्यायालय पे मीडिया के बिल्कुल सामने आ भरोसा रहे है, हैं। मुझे न्यायालय पे बिल्कुल भरोसा है, न्यायालय में मुझे बिल्कुल भरोसा है, परंतु मुझे अपने पत्रकार बंधुओं पर भी भरोसा है। मैं ये नहीं चाहता कि इस प्रकार की ठगी का कोई और भी शिकार बने। हम इस प्रकार की ठगी को रोकना चाहते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर मिल रहा है। देखिए जी, हम इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन बिना पॉलिटिकल प्रेशर के इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी वाला प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता। आप भी दबाव में जी, दबाव में है पॉलिटिकल प्रेशर के, आप भी दबाव हम लोग में कहीं अगर हम लोग दबाव में होते तो मैं क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करता जी? मैं तो हमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। मंत्री को शिकायत की है, उसका कोई आपको रिवर्ट मिला है? देखिए जी ऐसा है, ये स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी को, गृह मंत्री साहब को, ये हमने जो कंप्लेंट करी है इसमें हमने उनको सारी प्रकार की चीज बता दी है कि जी इनके डॉक्यूमेंट की बाकायदा जांच की जाए। ये कंप्लेंट हमने करी है जी, अभी लेटेस्ट ही करी है, हफ्ता पहले हमने करी है जी। ये हफ्ता पहले जवाब आया इसका? आज देखिए अभी जवाब नहीं आया। हमने मुख्यमंत्री महोदय को करी है ताकि इस प्रकार का एजुकेशन का जो मंदिर है, जिसको हम मंदिर बोलते हैं, वो ऐसा ना हो जाए कि कहीं वहां पर डिग्रियां बिकें, और ऐसा कई यूनिवर्सिटीज कर चुकी हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड है। आप इस एप्लीकेशन जो आपने बता रहे कि एक हफ्ता जी। पहले दिया 20 साहब को, 20 साहब आज आ रहे हैं करनाल में मधुबनी में, तो क्या आज मिलेंगे आपने? मेरी बिल्कुल कोशिश रहेगी सर जो मेरी आपकी बिल्कुल चेक कोशिश रहेगी, मैं उनसे बाउंस मिलूंगा। NIA एक्ट में आपने वो डाला? मैंने NIA एक्ट में उनके ऊपर बकायदा केस डाला हुआ है। जब हमने NIA एक्ट में डाला तभी इन्होंने ये करा, और ऐसा इन्होंने हमारे साथ नहीं किया। ऐसे जब हमने मीडिया के माध्यम से और कई माध्यमों से जब हमने इनकी जांच पड़ताल शुरू करी, तो हमारे सामने ऐसे कई लोग निकल करके आए जिन लोगों ने ये बात बोली कि भाई हमारे साथ भी इस प्रकार की चीटिंग हुई है। हम नहीं चाहते इस प्रकार की चीटिंग, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की चीटिंग दोबारा हो। लेटेस्ट में इसमें ये तो नहीं है कि अस्पताल चलने लगा था, वो खुद अब हैंड ओवर अपना सर, चलाना चाहते हो? देखिए जी इसके दो कारण थे। पहला तो वो यूनिवर्सिटी चाह रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी के चक्कर में इनको ये था कि ये जगह जो है ये लोग चले जाएं। देखिए हमारी तो हार्ड अर्न मनी लग गई, उसके बाद वो हमें निकाल करके यहाँ पर क्या करेंगे उसके बारे में हम भी कुछ नहीं जानते कि उनकी भविष्य की प्लानिंग क्या थी। ये हमारे डॉक्टर्स थे, इन्होंने कुछ यूनिट आउटसोर्स किए थे, जैसे वो हमारे फार्मेसी वाले, इन्होंने क्या करा कि जी अपनी एक्सरे मशीन लगवा दी, इन्होंने अपनी डायलिसिस यूनिट लगवा दिए। अब इतना महंगा सामान सब कुछ लगने के बाद अब जब ये वहाँ पे अपना सामान उठाने के लिए जा रहे हैं तो इनको वहाँ पे बदमाश बैठे, इनको सामान उठाने नहीं दिया जा रहा। उनकी फार्मेसी की दवाइयाँ जिनकी एक्सपायरी डेट होती है, अगर उनकी एक्सपायरी डेट पार हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर आपके पास ही है वो तो बिल्डिंग जो जिसमें आप सर हमारे वो बंद पड़ी है भाई साहब, ये अभी वहाँ से आए हैं फार्मेसी वाले, वहाँ घुसने कहाँ दिया जाए? एग्रीमेंट कब तक का है? 2025 तक का है, बकायदा कोर्ट का स्टे है। आप बिजली पानी नहीं काटोगे, आप इनकी एंट्री नहीं रोकोगे, गार्ड भी ये लोग नहीं रख सकते, मैनेजमेंट हमारी वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा। हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी की जा रही है, हमें बिजली पानी नहीं दी जा रही। जब बिजली नहीं होगी तो ये हमारे फार्मेसी की दवाइयाँ, इनके डायलिसिस यूनिट, इनका क्या होगा? बिल्कुल बंद है मैडम। बाहर जो है 5-6 ताला लगा देंगे, गेट पे ताला लगा दिया। मेरी साहब इसमें इनकम कितनी हुई आपको इन बिटवीन जो आपका अस्पताल चला? देखिए जी, अस्पताल जब हमारा चला तो इनकम नहीं, हमारे तो बेसिक खर्चे निकले हैं, क्योंकि डॉक्टर टोटल लगभग मतलब देखिए जी हमारे लगभग अगर करोड़ों में बात की जाए तो 10 से 12 करोड़ का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हुई है अस्पताल के अंदर। जो हमारे बाकी तो हमारे CA साहब, इसका अकाउंटेंट जो हमारे इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। हमारे इन्वेस्टमेंट, अब आप अपनी पेमेंट वापस चाहते हैं या हॉस्पिटल चलाना चाहते हैं? देखिए जी हम तो पहले हम तो अपना अस्पताल चलाना चाहते हैं, हमारा अस्पताल हमें मिल जाए हम तो मोर देन हैप्पी हैं। परंतु अगर अस्पताल नहीं मिलता, इस प्रकार के फ्रॉड ताकि आगे ना हो, वो हम आप लोगों के माध्यम से अपील चाहते हैं CM साहब से, गृह मंत्री साहब से, कि इस प्रकार के फ्रॉड, इस प्रकार की यूनिवर्सिटी को, DGP वगैरह को करी शिकायत? हमने सबको करी है जी, हमने हरियाणा मुख्यमंत्री को करी है, सबको हमने तो करी। ये तो बस ऐसे ही सिस्टम, ये तो हमने सारी कंप्लेंटें कर दी हैं जी। इसके अलावा हमने इनकम टैक्स के कार्यालय में अपील की है। इनकम टैक्स में इनको ATG मिला हुआ है। ATG की एक मुख्य बात ये होती है कि आपकी फैमिली के सारे मेंबर नहीं होने चाहिए। 97 लाख वाला मैटर वो भी मैं इसके ऊपर आता हूँ। एक ATG का इनका मैटर है। ATG क्या है, इन्होंने एक ATG लिया हुआ है, एक सामाजिक संस्था को ATG मिलता है। यदि आप ये बता दो ना ATG होता क्या? ATG क्या होता है कि लेट अस सपोज आपके पास एक्सेस मनी है, आपके पास ज्यादा पैसा है, कुछ भी है, आपने क्या करा कि आपने 10 रुपए, काला धन बोल दो, या आपके पास एक्सेस मनी है, मैं क्या काला धन बोलूं, 10 रुपए अगर आपने मुझे दिए तो वो 10 रुपए आप अपनी इनकम टैक्स में उसकी रिबेट ले सकते हैं। इसको ATG का प्रोविजन बोलते हैं। ATG के लिए लेने के लिए किसी संस्था को बहुत सारे तो सामाजिक एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। इसके साथ के साथ आपको ये दिखाना पड़ता है जी मेरे साथ एक पूरा ग्रुप है, उस ग्रुप में मेरा परिवार का कोई नहीं है। जब हमने ATG की इनकी कार्रवाई करी तो पता चला इनकी वाइफ, इनका बेटा, इनका बहू, सारा ही परिवार ATG का इनका मेंबर है।
दूसरी चीज पता चली जी, इसके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए किसी भी व्यक्ति पे। और 97 लाख की एफआईआर में आपको, जिसकी 2 करोड़ 20 लाख की बैंकों की एफआईआर में आपको दिखाई चुका हूँ। एक इनका फरीदाबाद का मैटर था 97 लाख रुपए का, उसमें इन्होंने क्या करा, उसमें इन्होंने जो है किसी से 97 लाख रुपए लिए ये बोल करके कि भाई ब्लैक अमाउंट हमारे खाते में जमा कराओ और कुछ कट कटा के बाकी पैसे हम आपको दे देंगे और बाकी के पैसे आप अपने ले जाना। वो पैसा भी इन्होंने वापिस नहीं किया, उसके ऊपर इनकी फरीदाबाद के अंदर मुकदमा दर्ज। आपका प्रकार के कोई और भी केस हो गए? इस प्रकार के बहुत से केस हैं। जब हमने अब ढूंढने शुरू किए ना 3 साल तक, तो हमने ये विश्वास में रहे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। जब ये चीजें निकल करके आई तो मेरी एफआईआर निकल के आई। हाँ जी, आपने कोई प्रश्न पूछा था? वो तो सब कर दिया था। हाँ जी, आपसे पैसा लिया गया। देखिए इनका कहीं ना कहीं दुबई आना जाना बहुत रहता, तो हमें कहीं ना कहीं यकीन है कि ये जितना भी अब 220 करोड़ रुपए, अगर ये अपने आप को दिवालिया बोलते हैं, मतलब 220 करोड़ तो 220 करोड़ होता है। किसी आदमी कोई सपने में नहीं सोच सकता इतना, पूरी जिंदगी की कमाई भी नहीं होती। 220 करोड़ का तो ये आपके सामने है सीबीआई का। 97 लाख रुपए का हमारे पास प्रूफ है, कई करोड़ का। देखो जी, ये तो अब कहीं ना कहीं इन्होंने मुझसे पूछा था कोई पॉलिटिकल आदमी, बिना पॉलिटिकल प्रेशर में तो भाई तो 323 के मुकदमे में आदमी बच के दिखा दे, रात को सो के दिखा दे। 220 करोड़ का मैटर है एसबीआई ने। देखिए जी, मैं ऐसे नशा के बारे में क्या कह सकता हूँ। हम आरपी एजुकेशन ट्रस्ट के ये फार्मेसी के साथ ही बैठे। एक बार मैं चाहूंगा इनकी बात आप जरूर सुने। ये दूर से आए, डॉक्टर साहब भी छुट्टी करके आए, एक बार आप इनकी बात जरूर सुने। सर बताइए क्या? सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार जी। थोड़ा तेज। हाँ जी, जनवरी 2021 में हमने अपने रघुवीर सिंह जी बेदी और ये अपने गुरमीत जी से, इनसे हॉस्पिटल में जाकर के, आरपी वेल्टर हॉस्पिटल में जाकर के अपना फार्मेसी का एग्रीमेंट किया था 2 साल का। हमने 50 लाख रुपए एडवांस दिए थे जी। इसको गुरमीत जी आरपी वेल्टर जो सोसाइटी है उसको चेक किया था, एजुकेशन ट्रस्ट, जो एजुकेशन ट्रस्ट है आरपी वेल्टर। आपने कॉन्ट्रैक्ट किन से किया था? वो उसके वो थे ना जी, पार्टनर। तो एग्रीमेंट इनके पास था उसको लेकर ही। एग्रीमेंट आपने इन्हीं के साथ किया था जी। इन्हीं के साथ किया? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो चेक दिया था एग्रीमेंट तो इन्होंने किया ना 25 तक का, 2025। हाँ जी, हाँ जी। मालिक तो 2025 तक वो है। लेकिन जो पेमेंट जो सर हमें खाते में ट्रांसफर कराई थी वो आरपी वेल्टर ट्रस्ट के खाते में कराई। तो और उसमें हमारा लगभग 30-35 लाख रुपए का स्टॉक था जी। इन्होंने एकदम से हॉस्पिटल को बंद कर दिया, लाइट काट दी। आपको वो रसीद जो मिली वो किस नाम से मिली थी? अभी आपका पैसा भी एटीजी में न डाल दिया हो ना? नहीं मिली होगी नहीं, आरपी वेल्टर हॉस्पिटल के उसमें जो ट्रस्ट का खाता था जी, उसमें हमने उसके अकाउंट में पैसे जमा कराए थे। और उसके बाद जी अगस्त में जाकर के इन्होंने उसका बिजली पानी काट दिया जी। आपकी कितनी की दवाइयाँ खराब हो गई? कितने की दवाइयाँ आपने डाल दी थी? आप मेन उस पे आइए। हमारा वहाँ 32 लाख का स्टॉक था। कितने की बेच दी थी उसमें से? उसमें भी 32 लाख का उस टाइम करंट स्टॉक था जी। तब से बंद है? तब से बंद है जी। हमने कुछ वहाँ से दवाइयाँ अपनी जो हमारे होलसेलर थे उनको वापस दी थी कुछ एक तो, और कुछ अब उन्होंने उसका ताला लगा दिया जी। हमारे बहुत महंगे इंजेक्शन वहाँ फ्रिज में रखने की दवाइयाँ वहाँ पड़ी होंगी अभी। अब कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की दवाइयाँ हमारी वहाँ स्टॉक पड़ा है, जाने देते जी। और जो कई के 1000 रुपए के इंजेक्शन है जी, हार्ट अटैक के हैं, और बहुत सारे जिनको फ्रिज में रखा जाता है, वो सारे के सारे लाइट बंद होने की वजह से खराब हो गई वहाँ।